चलो देखो, स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का। इसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तुमने फ्रेंच के आगे कौन कौन से वर्ड सुने? फ्रेंच फ्राइज, मादी रोड पे खूब सारा मिलता है। दूसरा वर्ड फ्रेंच की भाई पूरे विश्व में एक ही जगह की किस फेमस है? कौन सी? फ्रेंच किस। यार टॉपिक से अलग हट के बात करते हैं। हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री पे एक जोक याद आया। एक बार क्या होता है, एक बार एक लड़का होता है, लड़की देखने जाता है। ठीक, तो लड़की देखने गया, लड़की ने पूछा कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? लड़के ने बोला बिल्कुल, एकदम सीना चौड़ा करके। ठीक, पूछो। लड़के ने बोला कितना पढ़े हो? लड़के ने बोला 12th पास हूं। कितना? लड़की ने बोला हिस्ट्री के बारे में जानते हो? तो लड़के ने बोला हिस्ट्री तो मैं डिलीट कर देता हूं। जिसको नहीं समझ में आया वो पोगो देखे। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक, ओके। तो तुमको सबसे पहले तो फ्रांस को मैप में पता होना चाहिए, और इसके भी पहले कि फ्रांस किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? वेरी गुड। फ्रांस जिस कॉन्टिनेंट का पार्ट है उसका नाम है यूरोप। एक बार इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं, फ्रांस के आसपास की लोकेशन देख लेते हैं। 9th क्लास के फाइनल का पेपर में एक दो मैप आएंगे, एक बार इंडिया का आएगा और एक वर्ल्ड का आएगा। देखो 7 मार्क्स से क्वेश्चन होगा, उसमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, अब तुम्हें इसमें से फ्रांस दिखाई दे रहा है सभी को? ना, ठीक सामने दिख रहा है फ्रांस। ये बच्चों इधर देखो, फ्रांस के ऊपर एक देश है, इसका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसी यूके को बोलते हैं इंग्लैंड, और इसी को बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन को शॉर्टकट में लिख देंगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। आगे का तुम्हें पता है? बस बस तुम गए हो ना। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है बस। तो ये हो गया फ्रांस। अब जरा देखो फ्रांस के नीचे वाली कंट्री स्पेन, फ्रांस के ठीक ऊपर वाली कंट्री जर्मनी। क्लास 9th के जितने भी सैंपल पेपर पढ़े हैं सीबीएसई के, उसमें इन्हीं लोकेशंस को मार्क करने को आया है। मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूं। तुमने सबने बीजीएमआई गेम खेला है? हम लोग इसमें देखते हैं। बी का मतलब है बेल्जियम, सॉरी ये वाला बी का मतलब है बेल्जियम। बेल्जियम ये पिंक कलर वाला है। जी से आएगा जर्मनी, बी जी। एम तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी जगह पे है एस। बी जी एस और आखिरी है आई। तो जहां तुम बीजीएमआई खेलते थे यहां पे तुम्हें बीजीएसआई करना है। बी से है बेल्जियम, जी से है जर्मनी, एस से है स्विट्जरलैंड और आई से है, सबकी कैपिटल पता होनी चाहिए। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स, क्लियर है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। एस से क्या है? स्विट्जरलैंड। अब जब स्विट्जरलैंड की कैपिटल लिखो क्या है? बर्न। और आई से है इटली और कैपिटल क्या है? रोम। तो बी जी एस आई सबको याद रहेगा। अगर कोई तुमसे पूछे इस दुनिया में अर्थ पे कितने न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं, बच्चों यहां पे एक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी ज्योग्राफी पे नहीं है। न्यू फोल्ड माउंटेन्स ऐसे 2-3 है। एक अपने भारत में जिसका नाम है हिमालय पर्वत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, और दूसरा है आल्प्स, ALPS, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको याद रखना सभी। आल्प्स, न्यू फोल्ड माउंटेन्स। न्यू फोल्ड का मतलब हो गया ये ऐसे माउंटेन्स जो अभी रिसेंटली बने। और रिसेंटली का मतलब ये नहीं होता कि अभी पिछले साल बने हैं, पिछले 10 लाख साल पहले बने। तो इनको हम बोलते हैं न्यूली फोल्ड माउंटेन। और ये फोल्ड क्यों कहलाते हैं? जब जमीन का हिस्सा आपस में टकराता है तो ये जो हिस्सा होगा ये ऊपर की तरफ उठता है और आगे चल के ये पहाड़ बनते हैं। तो ऐसे जितने पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनको कहा जाता है न्यू फोल्ड माउंटेन्स। उसमें से एक माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, जो अपने इंडिया के ठीक ऊपर है, और जो दूसरा है वो मैंने क्या नाम बताया? आल्प्स, या एल्प्स बोलते हैं इसको। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये आल्प्स कहां पर है? ये यूरोप में बच्चों। इधर तुम्हें फ्रांस है, इधर स्विट्जरलैंड है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के ठीक बॉर्डर पे विश्व के सबसे खूबसूरत माउंटेन है, इनका नाम है एल्प्स। यूट्यूब पे जाओगे तुम देखते हो यहां पे लोग स्कीइंग करते हैं, है ना, बहुत सारे स्कीइंग के यहां पे रिजॉर्ट्स हैं। तो आल्प्स के माउंटेन यहां पर है, क्लियर है। अब तुमको लोकेशन क्लियर हो गई। BGSI याद रहेगा। पहला देश क्या है? बेल्जियम, फिर है जी जर्मनी, एस है स्विट्जरलैंड और आई है इटली। ओके, इसके ऊपर जो देश था वो था यूके, जिसको इंग्लैंड बोलते हो। इसके नीचे वाला देश कौन सा है? स्पेन, जिसकी कैपिटल है मैड्रिड, और उसके बगल में है पोर्टुगल, जिसको कैपिटल है लिस्बन। अरे अंग्रेज,
पोर्टुगल इंग्लिश में बोलते हैं, पुर्तगाल हिंदी में बोलते हैं। पुर्तगाल हिंदी में और पोर्टुगल इंग्लिश में। क्लियर है क्या? ओके, अब तुमने फ्रांस को मैप में देख लिया। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई 8th तक तो हमने वर्ल्ड की हिस्ट्री बारे में कुछ नहीं जाना, कभी फ्रांस जैसा देश तो हिस्ट्री की बुक में आया भी नहीं, ये 9th से ऐसा क्या होगा कि पहला चैप्टर उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन रख दिया? तो बता सकते हैं? देखो इसका रीजन है, तुमने ये पढ़ा है भारत का संविधान, अभी BR अंबेडकर जी की जयंती आ रही 14 तारीख को, भारत का संविधान उन्होंने बनाया। भारत का संविधान लिखा किसने था? उन्होंने तो नहीं लिखा था। अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही होगी अभी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये 4 अलग अलग नहीं, एक ही इंसान है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने कर्सिव स्टाइल में, कर्सिव राइटिंग समझते हो ना, ये कर्सिव राइटिंग की स्टाइल में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है खुद बैठ के, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, बनाने में 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। पहले इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ड्राफ्टिंग ना, यस, बनाई गई थी। और उसके कौन हेड थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ना, डॉक्टर भीम। अब सुनो, 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको लगा बनाने में। PBNR प्रेम बिहारी नारायण रहता था, पूरा संविधान उन्होंने खुद बैठ के लिखा अपने हाथ से। कौन सी राइटिंग में? कर्सिव। अब बच्चों, जो इसकी ओरिजिनल रेप्लिका है, जो ओरिजिनल लिखा गया था, वो हमारे लाइब्रेरी में रखी है। लाइब्रेरी, अब स्कूल की लाइब्रेरी नहीं, दिल्ली में। ठीक है, ओके। अब सुनो, बात नहीं तो ये तुम्हें क्लियर हो गया। संविधान में क्या किया हमको नहीं, देखो अंग्रेज कहते थे कि भारतीय गवार होते हैं, वो अपना देश अपने खुद से हाथ से नहीं चला सकते, और तुम्हें पता है हम लोग अपने हाथ से तो क्या क्या कर सकते हैं। अब सुनो भाई, अरे यार इतना इमोशनल क्यों हो जाता है जरा जरा सी बात में, ठीक है। तो संविधान हम लोगों ने खुद बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ा उनका ईगो हर्ट हो गया, उन्होंने बोला हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। तो संविधान कब बन के तैयार हुआ? 1949। बहुत अच्छे। संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। लेकिन पूरे देश में लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। अगर तुम्हें यह भी नहीं पता तो फिर क्या? 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया है, तभी तो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी का दिन। क्लियर है क्या? अब बच्चों क्वेश्चन आया कि यार ये हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें उसका आंसर दे रहा हूं। इतनी बातें क्यों मैंने बताई? जब संविधान बनके तैयार हुआ तो अंग्रेजों ने तो बोल दिया ठीक है तुम बनाओ, हम भी देखते हैं कैसे बना लेते हो। तो सबसे बड़ी जो चुनौती थी ना उस समय, वो ये थी कि हम लोग संविधान में रूल्स क्या रखे, जनरल के लिए क्या रूल्स रखे, बाकी सब कैटेगरीज के लिए क्या रूल रखे, किसको हम इक्वालिटी का राइट्स दें। हमें तो पता भी नहीं था इक्वालिटी के राइट्स कैसे दिए जाते हैं, हमें तो अपने फंडामेंटल राइट्स भी नहीं पता थे। तब हम लोगों ने दूसरे देशों की स्टडी की, जो देश जहां पे समानता की पहली बार बात हुई, इक्वालिटी की बात हुई। इक्वालिटी के मतलब है इक्वालिटी इन द सेंस कि मेन और वुमेन को समान अधिकार दिए जाएंगे। सबसे पहले उस देश की बात हुई तो वो देश था फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस एक ऐसा देश है, तुमने देखा होगा फ्रेंच मॉडल बहुत फेमस है पूरे विश्व में। मॉडल वो वाली जो कैट वॉक करती है, वो वाली मॉडल्स। फ्रांस और इटली, ये जितने भी देश हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा, क्या, अरे तुम्हें पता है पेरिस का नाम सुना है? पेरिस, पेरिस का ट्रिप लेगी, ट्रिप तो फिलिप लेगी, गाने में पेरिस ही क्यों दिया था उसने? पेरिस में एफिल टावर है। तुम्हें पता है फ्रांस को एफिल टावर किस देश ने गिफ्ट किया है? फ्रांस को किसी एक देश ने एफिल टावर, यूएसए। अच्छा सुनो, मैं इतनी सारे क्वेश्चंस पूछ गया, अभी तो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा रिसेंटली क्या क्वेश्चन पूछा था। हाँ, तो फ्रांस ने हमको इक्वालिटी का राइट दिया। और हाँ, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि किस देश में सबसे पहले हाई हील की सैंडल स्टार्ट हुई थी। हाई हील सैंडल, तुम्हें पता है इसका रीजन क्या हुआ करता था? कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि वहाँ की जमीन बहुत गंदी होती थी, इस वजह से मट्टी, सही है। क्यों? तो उनको लगता था कि ग्राउंड गंदा है, बहुत सारी जमीनें, तो उन्होंने क्या किया, अपने सैंडल्स को उठाना शुरू किया
और फिर उसको हाई हील्स बना दिया। अब उसमें बहुत सारे वेरिएशन हो गए, पेंसिल लगा दी नीचे तो पेंसिल हील बन गए, पता नहीं क्या क्या, है ना, पॉइंटेड हील बन गए, तो पता नहीं क्या क्या उसमें वेरिएशंस आ गए। तो सुनो बच्चों, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी मैं क्या बता रहा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, संविधान के सभी, संविधान के सामने सब लोग बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? फ्रांस से। इसीलिए बच्चों हमारा जो संविधान है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, वो सब देशों से उठाई गई है। कुछ हमने अमेरिका से कॉपी किया, कुछ हमने आयरलैंड से कॉपी किया, आयरलैंड, कुछ हमने यूके से कॉपी किया, ये सब एक ही है वैसे आज की डेट में, इंग्लैंड इसको बोलते हैं। कुछ हमने रशिया से कॉपी किया, फंडामेंटल ड्यूटीज, तुम लोग जानते हो हमारे देश में 11 ड्यूटी है। हर एनसीईआरटी किताब में पहला पेज जो होता है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी होती है ना, वो रशिया से कॉपी की। हमको जो संविधान में अधिकार मिले फंडामेंटल राइट्स में, पता है वो किस देश से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स ये अमेरिका से लिए गए हैं। हर चीज रशिया से नहीं ली जाती बेटा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ये रशिया से लिए गए हैं, सही बात है। तुमने रशिया के पी कहां लगा? प्रूशिया। अबे वो प्रूशिया है, वो अलग चीज है, बताओ। तो मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई, उनको याद रखना। पहला, फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री से हैं? अमेरिका से, यूएस से। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी थे, वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन, उनके नाम पर। उसके बाद दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। ये रशिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश, यहां पे तुम्हें मॉस्को दिख रहा है, ये इसको क्या पढ़ते हो? इसको बुट क्यों नहीं पढ़ते हो? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया? ओके, तो अब तुमको ये समझ में आ गया सारा मैप वर्क। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर जिसका नाम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब तुमको आइडिया रहेगा कि यार ये फ्रांस की क्रांति क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और पता है क्रांति बहुत सारे देशों में हुई बच्चों, याद रखना। तुम 10th में जाओगे, अभी इसका सेकंड चैप्टर ही अपने क्या है? रशियन रिवॉल्यूशन। इसका मतलब यार वो रिवॉल्यूशन फ्रांस से फैली होगी और फिर अलग अलग देशों में होती गई। क्यों? जब किसी देश में क्रांति होती है ना, तो लोगों को क्या मिलना शुरू हो जाते हैं? अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मिलने लगते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जब एक देश में पहुंचे तो यार ये लोग सोचेंगे यार देखो उनको अधिकार मिल रहे हैं, हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं। फिर वो आगे बढ़ेंगे, उनके पास न्यूज जाएगी, उनको मिल रहे हैं, हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं। पता है, यही हमारे पास भी एक आग पहुंची, चिंगारी, और वो चिंगारी थी 1857 की क्रांति, 1857। तुम क्लास 10th में जाओगे तब ये सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। ना ये अलग अलग देशों में फैल रही थी बच्चों, इसलिए किसी भी हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर रखा गया अपनी क्लास 9th में सीबीएसई के द्वारा, वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ताकि सारे बच्चों को पूरे भारत में ये पता चले कि फ्रांस की क्रांति इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और कोई देश के बारे में पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया, इटली के बारे में, रशिया के बारे में पहले ही फ्रांस क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि सारी चिंगारी की जो शुरुआत हुई थी वो इसी देश से हुई थी। और कमाल की बात यह है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो फ्रांस था, फ्रांस के राजा का नाम क्या था? Who was the king of France when the French Revolution took place? लुइस 16। तो लुइस 16 के फादर का नाम क्या हो जाएगा? लुइस 15। अब लुइस जो प्रथम रहा होगा उसके फादर का नाम क्या होगा? लुइस 0। उसके बाद लुइस, फिर लुइस -1। अच्छा आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं अपने नोट्स पे, नहीं तो तुम इसी में। लेकिन याद रखना ये मैप वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीजीएसआई मत भूलना। यहां से स्टार्ट है एनसीईआरटी का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब तुमको कुछ ईयर याद रखने हैं। लिखा हुआ है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 टू 1799 वाज अ पीरियड ऑफ रेडिकल सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल इन फ्रांस। इसका मतलब 1789 से 1799 का जो समय था फ्रांस में, वो कैसा समय था? पॉलिटिकल अपहेवल। बच्चों ये अपहेवल का मतलब क्या होता है हिंदी में? उथल पुथल, है ना, उथल पुथल। समझ रहे हो ना? जिस समय ना राजा ज्यादा देर टिके, ना उसकी प्रजा ज्यादा देर टिके, ना राजा सही डिसीजन ले पाए, ना प्रजा सही डिसीजन ले पाए, वो समय ऐसा चल रहा था, पॉलिटिकल अपहेवल चल रहा था। कहां पर? फ्रांस में। और ईयर कौन सा था? 89 टू 99। उमंग याद रहेगा ये सब? शीट पड़ी है अपने ग्रुप में, अभी तुम्हें ऐड कर दूंगा,
तुम उसको देख लेना। उसके बाद लिखा है इट लेड टू द एंड ऑफ द मोनार्की। अरे भाई एक बहुत भारी सा वर्ड आ गया, इट लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? मोनार्की। क्या बोलेंगे? मोनार्की। मोनाकी नहीं, मोनार्की। ठीक है, क्या है? मोनार्की। ठीक है, अब ये बोलना जरूरी था। ठीक है, वो मैं बाद में सोचता। मोनार्की बच्चों, किसी को ये पता है मोनार्की का क्या मतलब होता है? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, इससे एक जोक आया है हिंदी इंग्लिश से। एक बार बिहार में फिजिक्स की क्लास चल रही थी। बिहार में फिजिक्स की क्लास, भाई क्या बताया, टीचर का नाम नहीं लेना फिर भी। अब बिहार में फिजिक्स की क्लास चल रही थी, तो टीचर ने पूछा कि फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी तो क्या कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं, भौतिकी, भौतिक विज्ञान होता है, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? भौतिकी। वहां पे क्या बोलते हैं? भौजिकी। तो बच्चे ने बोल दिया भौजिकी। ठीक है, भौजिकी। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां से लिखा है इट लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की। अब एक क्वेश्चन है, सर ये मोनार्की क्या मतलब है? मोनो का मतलब होता है सिंगल और आर्की का मतलब होता है रूलर। क्लियर रहेगा? मोनो का मतलब होता है सिंगल और आर्की को तोड़ोगे तो बनता है रूलर। मतलब एक ऐसा देश, क्या नहीं, मोनोपोली अलग कॉन्सेप्ट है, वो इकोनॉमिक्स में चलता है। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, है ना? मोनार्की है ये। मोनार्की का मतलब हो गया सिंगल रूलर। जब किसी एक देश में सिर्फ एक व्यक्ति का शासन चले। आज की डेट में मोदी जी का शासन चल रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही है, बस चेहरा नहीं क्या चल रहा है ना? अरे यार क्या सिंगल बोलना है? मोनो। अच्छा भैया और कोई नाम बचाओ, ले लो सारे यहीं पे। ए बस 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 बस, इमोशनल हो जाते हो। अच्छा, मोनार्की एक और क्या होता है? डेमोक्रेसी, है ना? जो हमारे देश में जब जो रूलर होगा वो पूरी पब्लिक के द्वारा चुन के आया होगा, उसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। मोनार्की समझ गए, डेमोक्रेसी समझ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या खत्म हो गया उस देश से? सिंगल रूलर का जो शासन चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया। तुम जब क्लास 10th में जाओगे तो पढ़ोगे भाई ये जो शासन खत्म किया गया कुछ साल बाद ये फिर से चालू होगा। अभी तो तुम देखोगे कि खत्म किया गया। ठीक है, खत्म कैसे हुआ पूरा चैप्टर इसी के बाद में ही है। एंड द राइज ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। बच्चों ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ना खतरनाक खतरनाक, एक शॉर्ट नोट्स में लिखे रहना, क्योंकि ये तो पूरा इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स है, कहीं भी तुम्हें कीवर्ड नहीं मिलेंगे। इसको तुम्हें अपने दिमाग में अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना पड़ेगा। मोनार्की का क्या मतलब होता है? पिंक वर्ड से एनसीईआरटी में लिखा है। डेमोक्रेसी रूल बाय पीपल, पब्लिक। कैसे? हमारे द्वारा 5 साल के लिए नेता चुना जाता है, हम भी तो वोट देके जाते हैं, है ना? हमारे द्वारा चुना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। एक वर्ड आ रहा है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? जब कोई देश किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। जैसे पाकिस्तान सिर्फ एक धर्म को प्रमोट करता है, वो है इस्लाम। नेपाल सिर्फ एक धर्म को प्रमोट करता है, वो है हिंदू। क्रिश्चियनिटी को कुछ लोग प्रमोट करते हैं, इंडोनेशिया में देख लो इस्लाम को प्रमोट करते हैं। भारत में किसी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता। क्यों? हम तो सारे धर्मों को मिला के रहते हैं, है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म सारे हैं कसाई। आगे बढ़ते हैं, इसको एडिट करना पड़ेगा। अब यहां पे लिखा है इट लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की एंड द राइज ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। क्या खत्म हुआ फ्रांस से? मोनार्की खत्म हुई। रजित, क्या शुरू हुआ फ्रांस में? डेमोक्रेसी शुरू हुई। इसी के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, इसी ट्रांजिशन पीरियड को क्या बोला गया है? 1789 से 1799, 1789 टू 1799, जिसका नाम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इसमें क्या क्या हुआ हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन सबकी शुरुआत काफी पहले से हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं बता रहा हूं ना, टेंशन क्यों। लिखा है द रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय एनलाइटमेंट आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, ये लिखा है ये जो रिवॉल्यूशन थी किससे इंस्पायर्ड हुई थी? एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का हार्ड वर्ड मैंने लिखवाया था, उदित को याद होगा, बताओ। वीडियो पॉज करो।
चलो, एनलाइटमेंट का मतलब होता है किसी को एजुकेट करना, ठीक है। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, हमें क्या क्या पता चला? वो लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, आजादी, फ्रीडम। उसके बाद इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा हूं, कानून के समक्ष सब समान है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीएस हो, चाहे वो एक नॉर्मल नागरिक हो, है ना, सब। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। भाई फ्रेटर्निटी को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रेटर्निटी को हिंदी में कहते हैं भाईचारा। ये बहनचारा क्यों नहीं होता, भाईचारा ही क्यों होता है? क्योंकि वुमेन होती है सर। भाईचारा, फ्रेटर्निटी, क्लियर है? यस सर, आज ये लिखेंगे। फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया भाईचारा। ये कह रही ना भाईचारा मतलब भाईचारा कामदायक नहीं। हाँ, भाई ओके। हो गया ये तो। तो तुमने एनसीईआरटी का जो फर्स्ट और सेकंड पेज की समरी हुई, उसमें तुमने क्या पढ़ा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुई, क्या चीज वहां पे खत्म की गई और क्या चीज की शुरुआत की गई। अब आते हैं एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक, कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके बच्चों देखो, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, तो जब भी कहीं क्रांति होती, अभी मैं ही हूं, दरवाजा बंद कर लूं, बेल्ट निकाल लूं, बिना बात का तुमको मारना शुरू कर दूं, तुम एक दिन शायद डर से खा भी लो, दूसरे दिन शायद और खा लो, तीसरे दिन से तुम लोग क्या करोगे? क्रांति करोगे, दरवाजा दरवाजा तोड़ोगे। नहीं करोगे? ठीक है, हाँ ठीक। तो कहीं ना कहीं रिबेलियन तो तुम लोग करोगे, कहीं ना कहीं क्रांति तो करोगे। शायद उमंग ना करे, वो बैठा रहे कुछ दिन तक, लेकिन कब तक? केवल कुछ दिन तक। जहां तुम देख रहे हो ये लोग क्रांति कर रहे हो, तो तुम भी उसमें शामिल हो जाओगे। ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसा ही कुछ हुआ फ्रांस के रिवॉल्यूशन में, जिसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब सुनो, पहला कॉज सोशल इनइक्वालिटी, दूसरा है इकोनॉमिक क्राइसिस, तीसरा है पॉलिटिकल कॉजेज। तुम इसको रट भी लोगे, समझ भी लोगे। इसके बारे में जरा हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा सोशल इनइक्वालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक असमानता। मतलब समाज में असमानता फैली हुई थी, एकदम सही बात। इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन तुम्हें जरा यहां पे जाना पड़ेगा। द 3 स्टेट्स, फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 हिस्सों में डिवाइड थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पे क्वेश्चन भी आएगा। इसमें नीचे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी हैं, तो पढ़ते रहोगे तो अच्छे से याद आएगा। 3 स्टेट्स, यानी स्टेट का मतलब हो गया जो सेक्शंस। फ्रांस की पूरी सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। द फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। बच्चों जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, इनको बोला जाता था क्लर्जी, यानी ये कैसे होते थे? रिलीजियस लीडर्स। हिंदी में कहते हैं धर्मगुरु, धर्मगुरु। जैसे चर्च में फादर होते हैं, पूरे विश्व के एक ही फादर है, जितने भी चर्चेस हैं उनके फादर एक है, उनको पोप बोला जाता है, POPE। किसी को पता है? अब पूप नहीं, पोप। पूरे विश्व के जितने भी चर्चेस हैं उन सबके जो मेन लीडर है, मेन हेड है, वो कौन है? पोप, POP। पता है किसी को किस देश में बैठते हैं? किस देश में इनकी? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, विश्व का इकलौता देश जहां इलेक्शंस नहीं होते और फिर भी लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, वेटिकन सिटी, क्योंकि वहां पर पोप हैं, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओए इधर देखो, बस बस बस, फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेट के लोगों को क्या कहा जाता था? क्लर्जी। ये कौन होते थे? रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक गुरु। एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखोगे एमसीक्यू के लिए। दे ओन्ड 10% ऑफ द लैंड एंड वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेस। जितना भी आपके पास जमीन होगी, उस जमीन का 10वां हिस्सा यानी 10% किसको देना पड़ेगा? क्लर्जी को देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट स्टेट वाले लोगों को देना पड़ेगा। हाँ, हमारे भारत में भी तो ऐसा होता था, राजा बोलता नहीं था। राजा, कितने भी राजा हुए भारत में, जितने भी हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे ना, हम लोग बड़े सीधे लोग हुआ करते थे। हमारे पास जो भी फसल होती थी खुद ही जाके राजा को दे आते थे, है ना। उस समय यहां पर भी ऐसा चल रहा था, फर्स्ट स्टेट वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था भाई, यानी जितने भी रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे। क्यों? ये धार्मिक गुरु हुआ करते हैं। आज भी तुम देखो, है ना, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्रीचर्स हैं इंडिया में, बहुत सारे इंस्टा पे तुम लोग रील्स देखते होगे, किसी उसकी आ रही होती है, नाम नहीं लेना है। तो जितने भी लीडर ये होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब हम इनसे खुश हो जाते हैं, अपनी को 1 बीघा जमीन के नाम कर देते हैं। एक बहुत फेमस गुरु हुए हैं, उनको एक किसी भक्त ने आइलैंड पूरा गिफ्ट कर दिया था। अमेरिका के एक आइलैंड है, पूरा अपना एक आइलैंड गिफ्ट किया था।
लेकिन इससे पता क्या होता है, इससे हमारे दिमाग में कचरा भरता चला जा रहा है ना, कचरा। फिलहाल फर्स्ट स्टेट वाले वो लोग थे जो दिमाग में क्या भर रहे थे, कचरा भरने का काम कर रहे थे। इसका मतलब ये लोग रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे, और किसी भी धर्म में पता है गलत बातें नहीं लिखी हैं। गलत बातों ने, इंसान ने क्या किया है, अपनी धर्म को अपने अपने तरीके से मोल्ड कर लिया, अपने तरीके से उसको फोल्ड करके लोगों को बताना शुरू कर दिया। इस्लाम में लिखा कुछ और है, हम कुछ और बताने लग गए। गीता में लिखा कुछ और है, हम उसको फोल्ड करके अपने अपने अकॉर्डिंग बताने लग गए। ये बाबा लोगों के प्रवचन वगैरह सुनो तो ये लोग अपने हिसाब से अंदर दिमाग में कचरा भरने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, ये क्लर्जी थे, इनको क्या नहीं देना पड़ता था, टैक्स। तुम खुद सोचो, ये टैक्स नहीं देंगे। आज की डेट में तुम लोगों, किसी के पापा मान लो गवर्नमेंट जॉब में या मम्मी गवर्नमेंट जॉब में, बस वो टैक्स दें, और जो नेता लोग हैं वो टैक्स ना दे, जो आईएएस हो वो टैक्स ना दे, तो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे तुम लोग के अंदर सोशल इनक्वालिटी की भावना जागेगी कि यार वो दे रहा है टैक्स, हम नहीं दे रहे हैं, सॉरी हम दे रहे हैं टैक्स, वो नहीं दे रहे हैं, यार ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। तो इसीलिए जो इसका पहला टॉपिक है कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो क्या है, अब तुम्हें समझ में आ गया। पूरी फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइड थी, विद द थर्ड स्टेट्स जिनको कॉमनर्स कहा जाता था, बियरिंग द टैक्स बर्डन। आते हैं वापस इसी पे, जो फर्स्ट स्टेट वाले लोग थे इनको टैक्स नहीं देना। तो सर ये सेकंड स्टेट में कौन लोग थे, इसमें जो क्लास रहती थी उनको कहा जाता था नोबेलिटी। और बच्चों नोबेलिटी का मतलब होता है किंग और क्वीन, राजा और रानी। इनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था क्योंकि ये तो किंग और क्वीन हुआ करते थे। यहां पर हाई पोजीशंस हुआ करते थे इनकी। बाई डाउट 2 मिनट रुक जाओ, लिखा है इन द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री बट पेड नो टैक्सेस। इनकी बहुत हाई पोजीशन हुआ करती थी, या तो वो किंग हो सकते थे, या तो क्वीन हो सकते थे, या तो राजा का कोई मंत्री हो सकता था। कोई भी व्यक्ति जो नोबेलिटी के आसपास रहता हो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहली क्लास क्लर्जी, टैक्स नहीं देना। दूसरी क्लास नोबेलिटी, टैक्स नहीं देना। तीसरी क्लास कॉमन पीपल, जो कुल सारा का सारा टैक्स देंगे। क्लर्जी को जमीन का कितना परसेंट देना होता था, 10%। टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, 1/10 ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अपने पूरी उपज का, पूरी पैदावार का 1/10वां हिस्सा। 100 किलो गेहूं हुआ, उसका 1/10 निकाल दो तो कितना, 10 किलो। 10 किलो तुम्हें देना पड़ेगा किसको, क्लर्जी को। अब उदित पूछो क्या पूछ रहा था। ये पूछ रहा हूँ कि सर क्या कहते हैं, उसमें किंग्स स्कूल ना आते थे लेकिन उनको 300 लोग थे, मतलब 300 किंग स्कूल 300 लोग थे, वो तो एग्जांपल दिया था वो कहाँ पे 300 कहाँ लिखा है, अरे वो जो वोट वाला था, वो वन स्टेट वन वोट वाला। अबे क्या बकवास कर रहा है, वो नहीं टॉपिक चल रहा है। भाई तू रोका था क्या ऐसा उसको? करके है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड स्टेट की बात करते हैं। ये जो थर्ड स्टेट थे ना, जितने भी गरीब लोग हुआ करते थे सब इसमें थे। पीजेंट, आर्टिसंस, आर्टिसंस होते हैं जो कुम्हार वगैरह, एंड द बर्जोइस क्लास। एक वर्ड आ रहा है बर्जोइस। बर्जोइस का मतलब होता है मिडिल क्लास, जो ना पूरे तरीके से गरीब है और ना पूरे तरीके से अमीर है। मिडिल क्लास फैमिलीज, इनको क्या बोला जाता था, बर्जोइस क्लास। एंड हु पेड हैवी टैक्सेस एंड हैड नो पॉलिटिकल राइट्स, जो टैक्स तो पे कर रहे थे लेकिन ये कोई भी राइट्स नहीं था इनके पास। ठीक है, ये लोग थे थर्ड क्लास, यानी थर्ड स्टेट। ओके, फर्स्ट स्टेट में कौन लोग थे, क्लर्जी। सेकंड स्टेट में नोबेलिटी, थर्ड स्टेट में कॉमनर्स। कोई ट्रिक है क्या इसकी, फर्स्ट स्टेट एफ कौन सी है, क्लर्जी, तुम्हें पता है, फिल इन द ब्लैंक कर लो। दूसरी स्टेट कौन सी है, अरे अरे दूसरी सेकंड स्टेट नोबेलिटी, ठीक है। तीसरी स्टेट, थर्ड कॉमन पीपल। सर पढ़ाई करनी है, क्या हो गया? मतलब तो फिर ना ब्लैक नहीं आते। ठीक है, बस 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 बस, तो ये कुछ ऐसी ट्रिक बना लेना, ठीक है सेकंड और फर्स्ट को स्विच कर दीजिए, तो याद करो। आता है भाई, गलत याद कर लोगे, गलत ही लिखना आना। ओके, अब तुमको समझ में आ गया सर, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो था उस समय वो यही था, सोशल इनइक्वालिटी। ओके, अब आते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब हो गया, क्या हो गया उदित, ओके, इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब हो गया फ्रांस फेस्ड फाइनेंशियल ट्रबल्स ड्यू टू वॉर्स
बहुत सारे फ्रांस युद्ध लड़ा रहा था पहले से। एक्स्ट्रा वेगेंट स्पेंडिंग, एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा खर्चे करना, है ना। एक्स्ट्रा वेगेंट स्पेंडिंग कर रहा था कौन? फ्रांस। बाय द मोनार्की, जो मोनार्की सिस्टम चल रहा था, जो वहां के सिंगल रूलर थे, खूब सारे पैसे उड़ाने में लगे हुए थे। एंड पुअर हार्वेस्ट, पानी हुआ नहीं तो फसल बर्बाद हो गई, और जब फसल बर्बाद हुई तो लोग जो टैक्स कहां से दे पाएंगे? कॉमन पीपल। क्लियर है? आप सुनो बच्चों, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जो फ्रांस का राजा था ना, उसका नाम था लुइस 16। क्या नाम? लुइस 16 ने, जब ये राजा नहीं हुआ करता था, इसने एक औरत से ब्याह किया। उस औरत का नाम था, क्या नाम था? मैरी एंटियोनेट। मैरी एंटियोनेट। अब सुनो, ऑस्ट्रिया की रानी से शादी की, है ना, मैरी एंटियोनेट। इसको ये लगा ये इससे शादी कर लेगा, इसकी सारी संपत्ति इसकी हो जाएगी, ठीक, और ये एकदम राजा की लाइफस्टाइल जिएगा। इसको एक बात नहीं पता थी कि इनकी जो संपत्ति थी वो आधी पहले से खाली हो चुकी थी, ठीक है। इनको भ्रम में रखा गया और बेटा शादी करवा दूं, इन्होंने शादी कर ली। तो जब ये राजा बना, इसने देखा कि जो वो मोनार्की जो ऑलरेडी चल रही थी, जो राजा रानी लोग पहले बने बैठे थे, उनके पास कुछ धन नहीं था, खजाना इनका खाली था। खजाने को इकोनॉमिक्स में ट्रेजरी बोला जाता है। तो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वर्ड आएगा ट्रेजरी, TR। अभी तुम्हें एनसीईआरटी के दर्शन नहीं करवाऊंगा बाद में, इन नोट से पहले तुम समझ लो चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है। ट्रेजरी का मतलब जो फ्रांस का खजाना था वो कैसा था? एम्प्टी, पूरा खाली था पहले से ही। उस समय लुइस 16 क्या ही कर लेता, कुछ नहीं उखाड़ पाता। तो पहला था सोशल इनइक्वालिटी, और दूसरा रीजन क्या हो गया? इकोनॉमिक क्राइसिस। और बच्चों अब आता है तीसरा रीजन, एक पॉलिटिकल। द एब्सोल्यूट मोनार्की अंडर द किंग लुइस 16 वाज इनएफिशिएंट, बेकार था। एंड रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म्स, ये एक वर्ड आ रहा है। रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म का क्या मतलब है? रेजिस्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाहट, टू रिफॉर्म्स मतलब बदलाव। लुइस 16 ये चाहता था कि उसके वो डेमोक्रेसी ना एस्टेब्लिश हो पाए। क्यों बच्चों? जब किसी देश में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाती है एक बार, तो वहां पर चुनाव होने लग जाते हैं, और जब चुनाव होने लग जाएंगे तो राजा और रानी का तो काम खत्म, है ना। इसलिए लुइस 16 कभी भी चेंज नहीं चाहता था, कोई रिफॉर्म नहीं चाहता था। वो ये चाह रहा था कि जैसा देश में पहले से चल रहा है, राजा का बेटा राजा, राजा के बेटा राजा, राजा के बेटा राजा, वही चलता रहे। क्लियर है? ओके, अब तुमको 3 कॉजेज याद रहेंगे। SEP याद रखना है, ट्रिक। SEP, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉज। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर तुमने पढ़ लिया 3 स्टेट्स कौन से थे। फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? क्लर्जी। सेकंड स्टेट में कौन आते थे? नोबेलिटी। और थर्ड स्टेट में कौन आते थे? कॉमन पीपल। कॉमन पीपल। अरे आखिरी में सीएम आता था। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग बाद में देखेंगे। जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा है फाइनल के लिए भी, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। फ्रांस में ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से फ्रांस में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, या जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके पहले किसी को याद है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ईयर क्या रखा गया है बुक में? 1789। रट लेना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो ईयर है 1789। ओके, तो अब तुम्हारा आंसर देखो वही हो जाएगा। तो तुम थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए थे। सोशल इनइक्वालिटी तुमने समझ लिया है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे थे, पॉलिटिकल कॉजेज, और एक अब वर्ड आएगा यहां पर क्योंकि एनसीईआरटी का आंसर 4 और 5 लिए सब लॉन्ग क्वेश्चन है जितने भी पहले चैप्टर में। एक लाइन आई यहां पर, इंस्पिरेशन फ्रॉम एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों को ज्ञान पिलने का काम कर रहे थे, उनके पास कुछ नहीं होता था, सुबह उठते थे, अच्छा तो दुनिया गोल क्यों होती है? हाँ, सुबह उठे और फिर उसके बाद ऐसे रखा, ये किया, हाँ, आज तो मुझे कुछ ज्ञान की बातें बतानी है। फिर वो सोचते थे, अच्छा देखिए यार न्यूज में क्या आ रहा है, अरे यार फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही है, चलो मैं कुछ ज्ञान की बातें बताऊं। ऐसे लोगों को क्या बोला गया आगे चल के? फिलोसोफर्स। ठीक है, तो तुम देखो ऐसे ही एक फिलोसोफर्स आते हैं जिनका नाम था रूसो, और रूसो का पूरा नाम था, अब नहीं, रूसो का पूरा जीन जैक्स रूसो, JEAN, जीन जैक्यूस, यानी जीन जैक्स बोलते हैं इसको,
और रूसो। रूसो की स्पेलिंग याद रखना क्या थी? राउसियाऊ। राउसियाऊ याद रहेगा। रूसो। एक और नाम आया तुम्हारे एनसीईआरटी में, वोल्टायर। एक और नाम आता है जॉन लॉकी, है ना? लॉकी याद रख लेना भाई, उतना ही बहुत है। नाम याद रखना जरूरी है, कैसे याद रखो इससे मतलब नहीं है, ठीक है? अरे ये मैंने उनको याद करने को बताया, लॉकी याद रखोगे तो याद रहेगा, जॉन लॉकी। ठीक है? तो जॉन लॉकी याद रखो, वोल्टायर याद रखो, रूसो याद रखो, है ना? जीन जैक्स रूसो, जीन JEAN वाला। हाँ भाई, मैंने खुद सोचा अपने नोट्स में ऐसे लिखा था कि तुम सुबह उठते थे, माल फूकते थे और सीधे ज्ञान की बातें चालू करते थे। अरे अच्छे स्वागत है कि बुरे? अरे जितने भी फिलोसफर्स है ना, सब अच्छे लोग होते हैं। जैसे तुम महेश्वरी, संदीप महेश्वरी को देखो, मुझे तो देख लीजिए सर। सुबह उठेंगे, फूकेंगे माल, उसके बाद अच्छा आज मुझे सोसाइटी में क्या बुरा चल रहा है, चलो उसके बारे में कुछ फिलोसफी जानते हैं। वैसे ठीक है, उनका काम यही है, जैसे टीचर से काम पढ़ाना, उनका काम है फिलोसफी देना, तुम्हारा काम है पढ़ना, लेकिन तुम वो काम नहीं करते हो। अच्छा, उसके बाद लिखा है स्टेट जनरल मीटिंग हुई, ये सारे रीजंस थे। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास सेकंड, जितना मैंने पढ़ा है ये उसी में से कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा है? Which groups of French society benefited from the revolution? फ्रेंच सोसाइटी का ऐसा कौन सा ग्रुप था जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा? उमंग, कितनी सोसाइटी में ग्रुप थे? कौन कौन से? पहला फर्स्ट, दूसरा सेकंड, क्लैरिजी, नोवेलिटी और कॉमन पीपल। तुम खुद सोचो, जब रिवॉल्यूशन हो जाएगी सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचेगा? बस तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन पीपल। Which groups were forced to relinquish power? ऐसे कौन सा ग्रुप था जिसने सत्ता को छोड़ना पड़ा? relinquish का मतलब होता है छोड़ देना। ऐसा कौन सा ग्रुप था जिसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी? नोबेलिटी वाला जो ग्रुप था, सेकेंड स्टेट, उसको सत्ता छोड़नी पड़ी। अच्छा, आगे लिखा है which sections of society would have been disappointed with the outcome of the revolution? फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही घाटा हो गया। कौन लोग डिसअपॉइंट हो गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से? फर्स्ट और सेकंड दोनों। घाटा तो दोनों को हो रहा था, उनके पास से जमीनें जा रही थी, उनके पास से टैक्सेस जा रहे थे, दोनों। देखो कितना आसान था, जितना मैंने पढ़ा है अभी तो मैं उसमें एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन उड़ा दिए, ठीक है? सारे आंसर यहां लिखे हुए हैं। ओके, एक क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। मैंने बताया एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और आखिरी वाला क्वेश्चन, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। जरा ये क्वेश्चन देखो, तीसरे में क्या लिखा है? एक वर्ड आ रहा है लेगेसी। सर ये लेगेसी का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं विरासत। अब तुमको ये बताना है पूरे विश्व में फ्रांस की क्रांति से, फ्रेंच की रिवॉल्यूशन से लोगों को क्या क्या सीखने को मिला, इसी को हम उसकी विरासत बोलते हैं। जैसे पापा, मम्मी, यस एग्जैक्टली, हम वो वर्ड नहीं यूज करना थे। उनकी जो प्रॉपर्टी है आने वाले समय में तो मिलेगी, लेकिन अगर अच्छे कर्म करोगे तो मिलेगी, है ना? इस ख्वाब में मत जीना कि तुम्हें ही मिलेगी, तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, एक छोटी बहन भी है। ओके, तो अब तुमको समझ में आ गया कौन कौन सी लेगेसी लोगों को मिली? विरासत, डेमोक्रेटिक आइडियल्स, लोगों को विचार, दिमाग में विचार आने लगे डेमोक्रेसी के बारे में। राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये सब अभी मैं बीच में आऊंगा चैप्टर में तो स्टार्ट करूंगा। ह्यूमन राइट्स, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला कि आर्मी वाले हमें ऐसे नहीं उठा सकते, पुलिस वाले हमें रात के 2 बजे आके नहीं उठा सकते, है ना? उसके बाद एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद। मतलब एक राजा लोग होते थे ना, वो खुद नहीं जाते थे टैक्स मांगने, वो किसी एक व्यक्ति को बैठा देते थे। उस गांव का साहूकार, जो सबसे अमीर व्यक्ति होता था, उसको बोलते थे भाई मैं टैक्स लेने नहीं आऊंगा, तुम खुद जाओगे और सारे लोगों से टैक्स लेके आओगे, मुझे दोगे, मैं उसका कुछ % हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। आगे चल के ये जो कॉन्सेप्ट था क्या करने लग गया? फ्यूडलिज्म। क्यों? वो व्यक्ति उस राजा का क्या बन गया? आगे चल के उस अंग्रेज का गुलाम बन गया। फ्यूडलिज्म। अब राजा कहता था जाओ उसको मार दो, निपटा देता था रात में। बस ये जितना भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सो आज की क्लास यहीं पे होती है खत्म।